नाइट्रो कंपाउंड के इस अंतिम अध्याय में हम एनिलीन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। नाइट्रीकरण। जब भी हम एनिलीन के प्रत्यक्ष नाइट्रीकरण से मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है, क्योंकि एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करके एनिलीनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। एनिलीन की क्रिया यदि हम H+ आयन से कराएं तो हमें एनिलीनियम आयन बनता है, जो कि नाइट्रिक मिश्रण से क्रिया करके मेटा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण करता है। एनिलीन के अप्रत्यक्ष नाइट्रीकरण से ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। इसके लिए एमीन समूह को परिरक्षित किया जाता है। यदि हम एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएं तो सर्वप्रथम उसका परिरक्षीकरण किया जाता है और एक HCl मुक्त होकर एक प्रतिरक्षी समूह कार्बोनिल समूह जुड़ जाता है, जिसका नाइट्रीकरण कराने पर ऑर्थो नाइट्रो एसिटिलाइड बनता है और पैरा नाइट्रो एसिटिलाइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर हमें पुनः ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण। एनिलीन समूह सधूम H2SO4 से क्रिया करके एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जब भी हम एनिलीन की क्रिया सधूम H2SO4 से कराते हैं तो हम देखते हैं कि हम एनिलीन के नाइट्रोजन में उपस्थित लोन पेयर H2SO4 को प्राप्त होकर एक लवण बनाता है, जो कि जल अपघटित होकर और पुनर्विन्यासित होकर सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हेलोजनीकरण कराने पर एनिलीन का 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। यदि हम साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमीन की क्रिया HNO2 से कराते हैं तो हम देखते हैं कि जल का अणु विलोपित होकर एक एजो कंपाउंड बनता है, जो कि धनावेशित होता है। नाइट्रोजन मुक्त होने के कारण हमें CH2 धन आयन या कार्बोनियम आयन बनाता है या कार्बोकेटाइन बनाता है। इस कार्बोकेटाइन की क्रिया यदि हम जल से करा दें तो हमें साइक्लोब्यूटिल कार्बिनोल प्राप्त होता है, और यदि ये H+ आयन त्याग दें तो मेथिलीन ब्यूटिलीन साइक्लोब्यूटेन बनाता है। इसी प्रकार वलय विस्तार में हम देखते हैं कि कार्बोधन आयन का वलय में विस्तार होता है और साइक्लोपेंटीन में परिवर्तित हो जाता है, और यदि यही अभिक्रिया जल से करा दी जाए तो साइक्लोपेंटेनॉल बनाता है। लेकिन यदि साइक्लोब्यूटिल एमीन की HNO2 के साथ क्रिया कराई जाए तो वलय संकुचित भी हो जाती है। अतः देखते हैं कि HNO2 से कराने पर H2 का अणु निकलता है और नाइट्रोजन एजो कंपाउंड पर धनावेशित हो जाता है, जो कि नाइट्रोजन गैस त्याग करके एक साइक्लोब्यूटेन केटाइन का निर्माण करता है, जो कि जल से क्रिया करके साइक्लोब्यूटेनॉल बनाता है और इसमें वलय संकुचित होकर साइक्लोप्रोपिल कार्बिनोल भी बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि HNO2 से क्रिया करके वलय संकुचित भी हो जाती है। प्राथमिक एमिनों के विपरीत द्वितीयक एमीन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक नाइट्रस अम्ल या HNO2 से विक्रिया करके N-नाइट्रो एमीन बनाते हैं, जो कि हरे पीले रंग का जल में अविलेय तैलीय पदार्थ होता है। कोरस अम्ल से कोरस अम्ल H2SO5 होता है के साथ ऑक्सीकरण कराने पर हम देखते हैं कि एनिलीन ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोक्सिल एमीन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि जल का त्याग करके नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है और जिसका ऑक्सीकरण करके नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया का ऑक्सीकरण कराएं कोरस अम्ल की उपस्थिति में तो N-एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है और एल्डोक्सिम बनता है। एल्डोक्सिम जल अपघटित होकर कीटोन में परिवर्तित या एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कीटोक्सिम बनता है, जो कि जल अपघटित होकर कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, और जबकि 3 डिग्री एमीन ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोसो यौगिक का निर्माण करता है। डाइएज्यूटिकरण नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बंध युक्त यौगिक होते हैं। इन यौगिकों को हम कई अभिक्रियाओं में प्राप्त करते हैं। एनिलीन की क्रिया यदि हम नाइट्रस अम्ल से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने से घुलनशील डाइएज्यूटिकरण लवण बनता है। इसे डाइएज्यूटिकरण क्रिया कहते हैं। यदि हम एनिलीन की क्रिया HNO2 से कराएं NaNO2 की उपस्थिति में तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर
C6H5N2Cl बनता है, जिसे हम डायजोटीकरण लवण कहते हैं और जल मुक्तता। निम्न अनुदानित संरचनाओं के कारण डायजोटीकरण लवण का स्थायित्व का अध्ययन किया जाता है। यदि हम बेंजीन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन या एजो कंपाउंड का जुड़ा होता है तो हम देखते हैं कि एक नाइट्रोजन पर धन आवेश और दूसरे नाइट्रोजन पर ऋण आवेश होता है, और इस प्रकार और बेंजीन वलय पर धन आवेश होता है, जो कि पूरी वलय पर अनुनाद के कारण चक्र में लगाता रहता है और एक स्थायी कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। डायजोटीकरण लवण निम्न दो प्रकार से अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहला अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। पहली अभिक्रिया है सेंट मेयर अभिक्रिया। डायजोटीकरण लवण के क्यूप्रस क्लोराइड व HCl या HBr के साथ गर्म करने पर एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। यदि हम डायजोटीकरण की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराएं तो HCl की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार गटरमान अभिक्रिया में भी यदि हम डायजोटीकरण यौगिक लवण की क्रिया कॉपर चूर्ण में कराएं तो नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। ब्लॉच शीमान अभिक्रिया, यदि हम डायजोटीकरण लवण की क्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड या HbF4 से कराने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, अर्थात इसमें भी HCl मुक्त होती है और बाद में फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। गोमबर्ग अभिक्रिया, गोमबर्ग डायजोटीकरण लवण की को बेंजीन के साथ कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर डाई एरिल प्राप्त होते हैं, इसे हम गोमबर्ग रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो बेंजीन वलय आपस में जुड़ जाती है एक बंध द्वारा। इसी प्रकार बार्ट्स रिएक्शन होती है। डायजोटीकरण लवण की क्रिया यदि हम सोडियम आर्सेनाइड से कराएं Na3ASO3 से कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में तो HCl बाहर निकलता है और एल आर्सेनिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएं फेनिल एजाइड का निर्माण करती है। इस प्रकार देखते हैं कि यदि हम डायजोटीकरण लवण की क्रिया HBr और ब्रोमीन से कराएं तो HCl गैस मुक्त होती है, जो कि बाद में अमोनिया के रूप में अमोनिया से क्रिया करके फेनिल एजाइड का निर्माण करती है। अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसमें फेनिल एजाइड बनता है। यदि हम इसका अपचयन कराएं टिन और HCl की उपस्थिति में तो हम देखते हैं कि यह फेनिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि जिंक धातु के साथ कराएं तो हम देखते हैं कि एनिलीन बनता है, अमोनिया गैस मुक्त होती है। इस प्रकार अभिकर्मकों के उपस्थिति के आधार पर डायजोटीकरण लवण से का अपचयन किया जाता है। बेल्जी-शोमैन अभिक्रिया, बेल्जी-शोमैन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का उपयोग फ्लोरो यौगिक बनाने में किया जाता है। जब डायजोटीकरण लवण को फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके डायजोटिक लवण बनता है, जो कि HCl मुक्त करता है, जिसे गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और फ्लोरोबेंजीन का या एरिल फ्लोराइड बनाते हैं। डायजोटीकरण हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट से भी एरिल फ्लोराइड प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि अधिक उत्तम मानी जाती है क्योंकि डायजोनियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट फ्लोरोबोरेट की तुलना में कम विलयशील है, अतः इसे प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है और इस प्रकार हमें एरिल फ्लोराइड प्राप्त होता है। यदि बेंजीन वलय में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे नाइट्रो समूह, कार्बोक्सी समूह आदि उपस्थित हो तो डायजोटीकरण लवण हेक्साफ्लोरो एंटीमिनाइट विघटन से एरोमेटिक फ्लोराइड प्राप्त होते हैं और नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। युग्मन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एक ऐसे एरोमेटिक यौगिक से क्रिया कराते हैं जिससे बेंजीन वलय से सक्रियकारी समूह जैसे हाइड्रोक्सी समूह या एमीन समूह जुड़े होते हैं। यह अभिक्रिया वलय में पैरा स्थिति में संपन्न होती है। जब भी हम यदि डायजोटीकरण लवण की क्रिया फिनोल से कराते हैं तो HCl मुक्त होकर पैरा पोजीशन पर पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है। या यदि हम प्राथमिक एनिलीन से कराएं तो HCl मुक्त होकर के पैरा एमिनो एजो बेंजीन बनता है। इसकी क्रियाविधि को जब भी हम करते हैं तो जैसे एनिलीन की क्रिया यदि हम डायजोटीकरण लवण से कराएं तो नाइट्रोजन पर धनावेश होने के कारण यह अभिक्रिया एजो कंपाउंड के साथ संपन्न होती है, जो कि रंगीन यौगिक होते हैं। युग्मन अभिक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण
बिंदु इस प्रकार है। यदि सक्रियणकारी की मेटा स्थिति पर एक और सक्रियणकारी समूह जोड़ दिया जाए तो वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और युग्मन अभिक्रिया के प्रति वलय की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। अर्थात फिनॉल डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन की तुलना में कम सक्रियकारी है। इसी प्रकार बेंजीन डाइएजोटिलीकरण क्लोराइड में वलय में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ने पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ जाती है और इससे युग्मन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन दाता समूह की क्रियाशीलता कम देता है। अर्थात डाइजोटीकरण यौगिकों में यदि पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जोड़ दिया जाए जो कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ाता है तो युग्मन अभिक्रिया तेजी से होती है। यदि इसकी तुलना में पैरा पोजीशन पर एमीन समूह जोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्रियाशीलता को कम करता है। सामान्यतः यह अभिक्रिया पैरा स्थिति पर ही होती है, परंतु जब पैरा स्थिति पर कोई प्रतिस्थापी या समूह जुड़ा हुआ हो तो ये अभिक्रियाएं ऑर्थो स्थिति पर संपन्न होती है। अर्थात ऐसे यौगिक जिनकी पैरा स्थिति पर कोई अन्य समूह जुड़ा हुआ हो तो डाइजोटीकरण की अभिक्रिया ऑर्थो स्थिति पर संपन्न होती है। जब पैरा स्थिति पर SO3H या कार्बोक्सी समूह जैसे अम्ल उपस्थित रहते हैं तो डाइजोटीकरण समूह इन अम्ल समूहों को प्रतिस्थापित कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि एनिलीन पर पैरा पोजीशन पर SO3H जुड़ा हुआ हो तो पैरा पोजीशन पर जुड़ा होने पर SO3H का प्रतिस्थापन दूसरे डाइजोटीकरण से जुड़कर एक डाइयोज यौगिक बनता है। इसी प्रकार कार्बोक्सी समूह को भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है। एनिलीन के युग्मन की अभिक्रिया दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न कराई जाती है क्योंकि प्रबल अम्लीय माध्यम में NH2 समूह का प्रोटोनीकरण हो जाता है और युग्मन अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसी प्रकार फिनॉल की युग्मन अभिक्रिया दुर्बल क्षारीय माध्यम में संपन्न कराई जाती है क्योंकि दुर्बल क्षारीय माध्यम में ये H+N का परित्याग करके फिनोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है और वलय इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने से क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह अभिक्रिया प्रबल क्षारीय माध्यम में नहीं होती क्योंकि प्रबल क्षारीय माध्यम में OH बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर देता है और युग्मन अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। जब बेंजीन वलय पर पैरा स्थितियों पर OH या NH2 समूह उपस्थित होता है तो युग्मन अभिक्रिया माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। दुर्बल क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया OH समूह के ऑर्थो स्थिति पर होती है जबकि दुर्बल अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया NH2 समूह के ऑर्थो स्थिति पर होती है। यदि हम फिनॉल में पैरा पोजीशन पर यदि हम NH2 समूह जुड़ा हुआ हो और उसका डाइजोटीकरण लवण के साथ क्रिया कराएं कम क्षारीय माध्यम में तो हम देखते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर यह अभिक्रिया होती है। परंतु यदि हम उसको अम्लीय माध्यम में यही अभिक्रिया कराएं तो ये मेटा पोजीशन पर होती है। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं माध्यम पर निर्भर करती है।